हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद आज अपने वीडियो में डाल रहा हूँ और नेक्स्ट 3-4 दिन इसको कंटिन्यू करूँगा इसी में। फिर 1-2 दिन का गैप आएगा बीच में, तब आप क्या करना, रिवाइज़ करना। और अब मैं मैक्सिमम वीडियो आपको 3-4 दिन में दूंगा। आज का देखो जो अपना टॉपिक है, वो टॉपिक है अपना फोर्स एंड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। यानी आपको एक चार्ज्ड कंडक्टर दिया हुआ होगा, उसके सरफेस पर आपने क्या निकालना है, फोर्स और प्रेशर निकालना है। ठीक है। या इसका नाम कई जगह देखो, आपकी बुक में तो यही टॉपिक दिया हुआ है। आपकी बुक में तो प्रेशर भी नहीं दिया हुआ, ओनली फोर्स ही दिया हुआ है। लेकिन प्रेशर भी इसमें अपने को कैलकुलेट करना होता है। मेनली चीज़ तो प्रेशर ही होती है जो अपने को कैलकुलेट करना होता है। और बाकी जो कई कंपटीशन वाली बुक्स आती हैं उसमें इस टॉपिक का नाम आता है इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। यानी चार्ज्ड कंडक्टर अपने पास एक दिया हुआ, उसकी सरफेस पे अपने को क्या निकालना है, एक तो फोर्स निकालना है और एक निकालना है प्रेशर। अब ये फोर्स और प्रेशर जनरेट किस कारण होते हैं, रीज़न क्या है इनका भी। फोर्स और चार्ज होते क्या हैं, सॉरी फोर्स और प्रेशर होते क्या हैं जो कंडक्टर की सरफेस पे लगते हैं। पहले तो इस चीज़ को समझते हैं अपने। ठीक है। तो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ एक ये बात, कि जो अपने इसमें ये सारी थ्योरी लिखी हुई है ना, पहले इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर इस थ्योरी को अपने पढ़ेंगे। ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ मैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये एक जो डायग्राम शो कर रखा है, इसमें एक कंडक्टर दे रखा है। और कंडक्टर को आपको पता है कि कंडक्टर को जब भी आप बाहर से चार्ज प्रोवाइड करवाओगे, वो चार्ज क्या होगा, कंडक्टर की सरफेस पर इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं जाता कंडक्टर के कभी भी चार्ज। वो आपने क्या किया था, डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। तो अब देखो, अपने को क्या है कि ये कंडक्टर है, उस पर चार्ज दिया है, इरेगुलर शेप का है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको शेप कैसी लेनी है, और इसकी स्फेरिकल लेनी है या कोई और रेगुलर शेप लेनी है। इरेगुलर शेप का कोई भी कंडक्टर ले लिया। अब बात आती है कि इस पे जो फोर्स, एक तो फोर्स और दूसरी चीज़ अपने यहाँ पे कही है प्रेशर, ये अपने को निकालने, कैलकुलेट करने हैं। तो पहले समझना पड़ेगा कि ये फोर्स और प्रेशर होते क्या चीज़ हैं। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं मान लूँ कि ये वाला जो कंडक्टर है आपका, ये छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और एक एरिया एलिमेंट इसका क्या है, डी एस है। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट्स से मिलकर बना है, और कंडक्टर आपका ये पूरा 3D में फैला हुआ है ऐसे। ठीक है ना, 3D में शेप है कोई कंडक्टर की। तो अब आपको क्या करना है, ये एरिया वेक्टर मैंने ले लिया, मान लो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया छोटा सा। ठीक है। ये वाला एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, इसको और कलर से आपको शो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कि ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये जो क्या है ऑरेंज कलर में। ठीक है, एरिया एलिमेंट। तो अब इस ds जो एरिया एलिमेंट है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पर मान लो आपने इसको क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको 50 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। भी कितने एरिया एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर लिया, 50 एरिया एलिमेंट्स में पूरे कंडक्टर को आपने डिवाइड कर लिया। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे ओनली 1 एरिया एलिमेंट, जो एक एरिया एलिमेंट है। तो रिमेनिंग कितने रह गए, 49 एरिया एलिमेंट रह गए ना आपके पास। टोटल कितने थे, 50 थे, 49 रह गए। तो इस एक पर ये 49 भी क्या होंगे, फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स क्यों लगाएंगे, वो आप सोचो क्यों लगाएंगे फोर्स। तो वो फोर्स इस कारण लगाएंगे क्योंकि देखो, एरिया जो एलिमेंट है आपका, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स हैं, इन सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक पड़े हुए हैं, ऐसे सारे ऐसे एरिया एलिमेंट बांटू तो सारे एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई आपका जो चार्ज है, मान लो यहाँ पे ये वाला एरिया एलिमेंट लूँ तो ये प्लस चार्ज है, और यहाँ पे भी इस एरिया एलिमेंट पे भी प्लस चार्ज है, तो इन दोनों के बिटवीन भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। कूलम फोर्स लगेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। तो ऐसे क्या होगा कि इस पे जितने भी अपने एरिया एलिमेंट लेते जाएंगे, उन सब एरिया एलिमेंट पे बाकी जितने बचे हुए एरिया एलिमेंट्स हैं, वो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स ऑफ
रिपल्शन होगा वो वाला जो फोर्स होगा। तो ऐसे अपने बात करें अगर 50 एलिमेंट्स की, तो हर एक एलिमेंट पर बाकी जो बचे हुए 49 एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट पर फोर्स लगाएंगे। यहाँ एलिमेंट लोगे इस पे भी लगाएंगे, यहाँ लोगे इस पे भी लोगे, तो ऐसे हर एक एलिमेंट पर क्या लगेगा, एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो इन सारे एलिमेंट पर जो लगने वाले फोर्सेज हैं उन सब का अगर अपने क्या कर दें, सम कर दे, प्लस कर दे, सारे भी जितने एलिमेंट हैं उन सब पे जितना फोर्स लग रहा है सबका क्या कर दे, सम कर दें, तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको अपने इलेक्ट्रिक फोर्स कह देंगे। ये फोर्स तो किसके कारण प्रेजेंट था, ओनली चार्ज के कारण प्रेजेंट है। अब बात आती है प्रेशर की। तो अब जहाँ पे फोर्स है और एरिया प्रेजेंट है तो वहाँ पे प्रेशर होता ही होता है, क्योंकि आपको पता है जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया को अपने क्या बोल देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। तो आपके पास फोर्स अब अप्लाई हो रहा है और किसी एरिया पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एक प्रेशर वर्क करेगा। ये प्रेशर क्यों वर्क करेगा, क्योंकि हर एक एरिया एलिमेंट दूसरे एरिया एलिमेंट पर रिपल्शन फोर्स लगाता है, मतलब हर एक एरिया एलिमेंट दूसरे को दूर धकेलने का प्रयास करता है, ट्राई करते हैं एक दूसरे से दूर हटने की। तो तभी इस पे क्या होगा कि आउटसाइड क्या होगा, इस टाइप से एक प्रेशर वर्क करता है, ठीक है ना। क्या करता है, किसी भी कंडक्टर पर आउटसाइड क्या होगा, एक प्रेशर वर्क करेगा। ये प्रेशर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क करेगा। तो समझ आ गई आपको। अब चलते हैं अपने वापस थ्योरी पर, कि थ्योरी में जो ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि वी नो दैट इफ़ वी गिव सम चार्ज टू ए कंडक्टर, यदि आपने क्या करें, किसी कंडक्टर को चार्ज दें, देन इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द सरफेस। तब ये चार्ज क्या होगा, किसी कंडक्टर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। then uniform distributed all the surface. Now if we divide all the conductor in small elements, अब इस कंडक्टर को अपने अगर क्या कर दें, स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देन ईच एलिमेंट हैज सम चार्ज, हर एक एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा। देन दिस विल रिपेल ऑल अदर एलिमेंट्स एंड वाइस वर्सा। तो अब होगा क्या कि जो सारे एलिमेंट है वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी ऐसे ही होगा, भी एक एलिमेंट दूसरे पर लगाएगा तो दूसरा एलिमेंट पहले पर भी लगाएगा फोर्स, तो ऐसा चलता रहेगा। देन टोटल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। अब आपको पता है कि ज़्यादा एक से ज़्यादा फोर्स अगर वर्क कर रहे हैं तो अपने क्या करेंगे, उन सब फोर्सेज का वेक्टर सम कर देंगे, तो वेक्टर सम कर देंगे। तो ड्यू टू दिस फोर्स ए प्रेशर एक्ट्स आउटसाइड डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, यानी जो आपका क्या है, जो आपने कंडक्टर लिया हुआ उसकी सरफेस के आउटसाइड क्या वर्क करेगा, एक प्रेशर वर्क करेगा। प्रेशर किसके कारण वर्क करेगा, फोर्स के कारण वर्क करेगा। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एंड प्रेशर। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आ गई है कि फोर्स और प्रेशर जनरेट किस कारण होता है, किसी कंडक्टर की सरफेस पर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने में मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर भी मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि इस वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सर इसका डेरिवेशन ऐसे क्यों है, इसका और कोई तरीका नहीं है कि डेरिवेशन करने का। तो आप ये समझ लो भाई, जो डेरिवेशन कोई ना कोई साइंटिस्ट ही करता है, अपनी डिस्कवरी के थ्रू ही करता है। तो जो डेरिवेशन उसने जिस टाइप से किया उसमें अपने चेंज थोड़ा कर सकते हैं, अपने इतने बड़े साइंटिस्ट तो है नहीं। तो आपको डेरिवेशन ऐसे का ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। हाँ, उसको एक्सप्लेन करने की पूरी ट्राई करूँगा मैं हर एक पॉइंट की, लेकिन एक जगह एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर मैं पूरी तरह एक्सप्लेन उसको नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रॉपर रीजन मुझे नहीं पता लगा इस ऐसा, ठीक है। रीज़न वैसे बता दूंगा आपको YouTube पर भी उसका रीज़न ऐसे ही मिलेगा, चाहे आप कोई भी एजुकेटर से देख लेना। तो आपको हर एक यानी कि इसमें चीज़ में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता ये टॉपिक तो इसको 3-4 बार देखो और लिख के देखो, फिर ही टॉपिक ये हो पाएगा। तो अब मेंटलिटी बना लो आप अपनी कि मुझे पहली बार में ये समझना है, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अब अपने समझते हैं, अपने क्या करते हैं कि कोई भी डेरिवेशन करने के लिए अपने कुछ ना कोई चीज़ लेनी पड़ती है। तो वही चीज़ है कि लेट वी हैव ए कंडक्टर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, कि एक कंडक्टर अपने पास है और इस कंडक्टर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अपने कितनी एज्यूम की हुई है, सिग्मा एज्यूम की है। इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। अब बात आती है शोन इन फिगर। नाउ वी गिव सम चार्ज टू दिस कंडक्टर विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द सरफेस। अब अपने इस कंडक्टर को ये वाला चार्ज दे दिया पॉजिटिव, और ये चार्ज क्या हो गया, इस पूरे कंडक्टर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कि नाउ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स नियर बाई आउटसाइड एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ P1 एंड P2। अब अपने क्या करते हैं कि इस कंडक्टर की जो सरफेस है, कंडक्टर की क्या है, सरफेस है, इस पे अपने 2 पॉइंट लेते हैं, इस सरफेस के बिल्कुल यानी कि क्या करते हैं, इसके नज़दीक लेते हैं, एक पॉइंट P1 लेते हैं और एक पॉइंट P2। अब इसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ, दोबारा अपने वहीं चलते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो अब देखो डायग्राम के थ्रू क्या है यहाँ पे कि अपने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P1 और दूसरा पॉइंट कौन सा है, P2 आपके पास। और ये पॉइंट आपने क्या लिए हुए हैं, जो ये आपका कंडक्टर है उसकी सरफेस के बिल्कुल नज़दीक है। अब बात आती है कि सर आपने पॉइंट क्यों लिए हैं। तो देखो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है फोर्स और प्रेशर। और फोर्स और प्रेशर लगता किस पे है, देखो फोर्स और प्रेशर यहाँ जनरेट किस कारण हो रहा था, क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने ये कह रहे हैं कि इस कंडक्टर की सरफेस पे अपने छोटा सा एरिया एलिमेंट लें, तो इस एरिया एलिमेंट पर बाकी सारे एरिया एलिमेंट्स क्या लगाते हैं, रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। तो किस पे वर्क करता है, एरिया एलिमेंट पे। तो अब अपने को क्या निकालना होगा, इस जो आपने एरिया एलिमेंट लिया हुआ है, ds एलिमेंट जो अपने लेते हैं, इस पे क्या निकालना, फोर्स निकालना, बाकी सारा कंडक्टर इस पे फोर्स कितना लगा रहा है। तो देखो फोर्स निकालने के स्टेप ये होते हैं कि अपने यहाँ पे सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। स्टेप सुन लो, यहाँ कैलकुलेट कैसे करोगे फोर्स, फिर मैं बात करता हूँ आगे। सबसे पहले आप इस जो आपने एरिया एलिमेंट ds लिया हुआ है, इस पे क्या निकालोगे, इंटेंसिटी निकालोगे। अब आपको पता है कि इंटेंसिटी से फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला लगाते हैं। इससे अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो ds एलिमेंट है इस पर फोर्स आ जाएगा। इंटेंसिटी से फोर्स आया और फिर फोर्स से अपने को क्या निकालना होगा, प्रेशर निकालना होगा। तो प्रेशर निकालने के लिए अपने फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। ये 3 स्टेप में अपने फॉर्मूला कंप्लीट होगा। ठीक है। तो अब अपना मेन मकसद ये है कि इस ds एलिमेंट पर बाकी जितना सारा कंडक्टर बचा हुआ है, इस ds एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा जितना कंडक्टर बचा हुआ, उसके कारण इस ds एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करनी है। ये अपना मेन मकसद है। ठीक है। तो अब पहले मैं बात करता हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए अपने मान लो कि ds एलिमेंट आप यहाँ पे ले रहे हो, ये तो अपने आगे लेंगे। अब इस एलिमेंट पर इस सारे कंडक्टर के कारण इंटेंसिटी निकालनी है, तो डायरेक्ट अपने नहीं निकाल सकते ऐसे। अपने इंटेंसिटी पड़ी है ओनली कि मान लो स्फीयर है, तो स्फीयर के आउटसाइड कोई पॉइंट्स प्रेजेंट है, या इसके सेंटर पे है या इसके सरफेस पे है, तो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी पड़ी है, लेकिन किसी एरिया एलिमेंट पर इंटेंसिटी नहीं पड़ी है अपने। ठीक है ना, एरिया एलिमेंट पर इंटेंसिटी नहीं पड़ी है, कैसे निकालनी है, तो तभी अपने यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। तो अपने को क्या निकालना होगा कि ये वाले जो पॉइंट है इन पे इंटेंसिटी। तो पहले तो मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे कंडक्टर के कारण आपको क्या करें, इंटेंसिटी अगर निकालें इस P1 और P2 पॉइंट पे, तो इस पूरे कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, पॉजिटिव चार्ज गिवन है इस पूरे कंडक्टर पर। तो आप पहले ये बताओ कि जो P2 पॉइंट है वो चार्ज वो कंडक्टर के कहाँ पे प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है। तो इस P2 पर तो इंटेंसिटी होगी 0, पूरे कंडक्टर के कारण बात कर रहा हूँ। ठीक है, 0 इंटेंसिटी होगी। अब बात आती है कि इस P1 पॉइंट पे, तो P1 पॉइंट आपका बिल्कुल सरफेस के नज़दीक स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सरफेस के क्या है, नियर बाई है। तो सरफेस के नियर बाई जो इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं अपने। अब चाहे तो आपका ये कंडक्टर स्फेरिकल हो, चाहे कोई भी शेप का हो, स्फेरिकल में भी आप देखना जब अपने सरफेस वाला पॉइंट लिया था तो उस पर इंटेंसिटी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही थी। तो यहाँ पे बाहर वाले पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। चाहे मैं बात करूँ लार्ज कंडक्टिंग शीट के कारण इंटेंसिटी की, वो भी अपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रही थी। दोनों एक जैसी आ रही है इंटेंसिटी जो आ रही है। समझ में आया आपके। अब बात आती है कि दोनों पॉइंट पे पूरे कंडक्टर के कारण इंटेंसिटी लिख ली। अब वापस चलते हैं अपने नोट्स पर। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि नाउ पॉइंट P1 इज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। P1 है वो आउटसाइड पे प्रेजेंट है और P2 है वो इनसाइड है।
तो अब अपने क्या करेंगे कि एंड फॉर आउटसाइड पॉइंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय, इंटेंसिटी अपने किससे देते हैं, ड्यू टू ऑल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के कारण इंटेंसिटी अपने कैसे लिखते हैं, ई P1 लिखते हैं। इस P1 पॉइंट पे पूरे कंडक्टर के कारण इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे अपने। समझ में आई बात? तो अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात आती है कि P2 इनसाइड द कंडक्टर, P2 कंडक्टर के इनसाइड है और इनसाइड आपको पता है इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टर के इनसाइड 0 होती है, तो ई P2 की वैल्यू अपने 0 लिखते हैं। अब बात आती है तीसरे स्टेप की। देखो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए कि अपने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट ले ली और पॉइंट पे अपनी इंटेंसिटी लिख ली। अब बात आती है कि नाउ वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट ds ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि अब ये जो आपका कंडक्टर है इसके सरफेस पे अपने क्या करते हैं कि एक एरिया एलिमेंट लेते हैं, और वो एरिया एलिमेंट कौन सा है आपका, ये वाला जो एरिया एलिमेंट है इसको अपने ds एरिया एलिमेंट लिखते हैं और इसका अपने नाम रख देते हैं AB और यहाँ पे C पॉइंट दे रख देते हैं। अब देखो अपने करेंगे क्या कि इस ds पर ये जो आपका, अब देखो आपका अगर एरिया एलिमेंट ले लिया तो अब आपका कंडक्टर 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड मान सकता हूँ। कैसे 2 पार्ट्स में, एक पार्ट तो ये एरिया एलिमेंट हो जाएगा और दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो ये वाला सारा पार्ट होगा इतना। ठीक है, ये सारे पार्ट मिलके क्या करेगा, इस ds एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स ही अपने को कैलकुलेट करना है। और फोर्स के लिए मैंने आपको कहा कि पहले आपको इंटेंसिटी निकालनी होगी इस ds पर। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें कंसीडर करेंगे, एक तो जो आपका AB एरिया एलिमेंट है और दूसरा जो आपका ACB रिमेनिंग वाला पार्ट है वो वाला अपने कंसीडर करते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, वो देखो कैसे अपने कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, बात आती है अपने पास कि जो आपको मैंने अभी बताया कि 2 एलिमेंट अपने ले रहे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट तो ये वाला है एरिया एलिमेंट AB, स्मॉल एलिमेंट है एरिया एलिमेंट, और दूसरा क्या है, ये वाला मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। देखो कंडक्टर टूटा हुआ नहीं है, ये वाला कंडक्टर टूटा हुआ नहीं है, लेकिन इसके टुकड़े करके आपको मैं दिखा रहा हूँ भी अपने क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस AB पार्ट की। तो ये जो AB पार्ट है ना, ये AB पार्ट एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds, तो इसको स्मॉल एरिया एलिमेंट ds को अपने क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अपने ये मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक प्लस चार्ज यानी पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो अब इस प्लस चार्ज के कारण देखो, अगर मैं बात करूँ दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं तो दोनों पे इंटेंसिटी सेम होगी। तो इस AB पार्ट के कारण इंटेंसिटी मैं मान लेता हूँ E1 इन दोनों पॉइंट पर। अब अपने को E1 की डायरेक्शन देखनी है, तो अब अगर इस P1 पॉइंट पर बात करूं तो E1 की जो डायरेक्शन आएगी ये वाली आएगी, आउटसाइड होगी। और इस P2 पर बात करूं तो वो इस पर भी इस साइड होगी E1 की डायरेक्शन। क्यों होगी, रीज़न क्या उसका, क्योंकि अगर अपने आपको पता है इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर मान लो इन दोनों पॉइंट पे निकालनी है तो यहाँ भी प्लस चार्ज रखो, क्या कौन सा, टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, तो वो दोनों टेस्ट चार्ज रिपेल ही होंगे, तो रिपेल होंगे तो E1 की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब अपने बात करते हैं इस दूसरे डायग्राम की, तो इसमें जो इंटेंसिटी अपने एज्यूम कितनी करते हैं, E2 एज्यूम करते हैं इन दोनों पॉइंट पे। तो अब इस बाहर वाले पॉइंट पे देखो, बाहर वाले पॉइंट पे ये वाला जो सारा आपका कंडक्टर है ना, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P1 पॉइंट पे तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, आउटसाइड आएगी। अब बात आती है कि इस इनसाइड वाले पॉइंट पे इस बचे हुए कंडक्टर के कारण, देखो पूरा जब आपका कंडक्टर बंद था तो तब आपने इंटेंसिटी जो लिखी थी वो इंटेंसिटी इनसाइड पॉइंट पर लिखी थी 0, वो टोटल कंडक्टर के कारण थी। लेकिन अब जो आपके पास कंडक्टर आ रहा है वो कंडक्टर का एक पार्ट आ रहा है ACB, बीच में ये वाला पार्ट टूटा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी इंटेंसिटी की डायरेक्शन E2 लिखोगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को यहीं आती है, भाई सर आपने P2 पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटसाइड क्यों लिखी, आउटवर्ड क्यों लिखी। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखो, कई तो ऐसे देते हैं भी अपने को इनसाइड जो टोटल कंडक्टर के कारण है, एक रीज़न तो इसका ये देते हैं, लेकिन इस रीज़न से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। लेकिन ज़्यादातर सभी यानी जितने एजुकेटर हैं वो इसका रीज़न यही देते हैं, और आपको बता भी देता हूँ, 2-3 बुक्स में मैंने देखा भी था ये, कि अब देखो आपको देखो पूरा कंडक्टर आपका इस ACB और इस AB पार्ट से मिलकर बनेगा। तो अब इनसाइड जो पॉइंट है ना P2 पर जो टोटल कंडक्टर के कारण इंटेंसिटी आती है वो 0 आती है। तो अब अपने पास आ रहा है कि इस P2 पॉइंट पे कि P2 पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
एक मिनट, इस P2 पॉइंट पे इस AB पार्ट के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन आ रही है। तो अब टोटल इंटेंसिटी की डायरेक्शन, टोटल इंटेंसिटी अपने को जीरो करनी है इस पॉइंट पे, तो तभी कहते हैं कि दूसरी जो इंटेंसिटी लोगे ना आप, ये वाली इंटेंसिटी E2, इसकी डायरेक्शन आपको आउटवर्ड लेनी पड़ेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी, तभी टोटल इंटेंसिटी जीरो होगी। एक रीज़न तो ये देते हैं, लेकिन मैं भी इस रीज़न से सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपके पास कोई अच्छा रीज़न हो या कहीं से भी आपको मिल जाए तो आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। एक बार आप यहाँ पे क्या करो, रट्टा लगा लो कि इस P2 पॉइंट पे इस ACB पूरे पार्ट के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड लेंगे, यानी बड़े पार्ट के कारण दोनों डायरेक्शंस क्या लेंगे, अपने आउटवर्ड लेंगे। ये वाला तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि इसको अपने पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे और पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर तो इधर हो जाएगी डायरेक्शन और इधर इधर हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज के पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है तो वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनती हैं। हर एक पॉइंट पे अगर आपको मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो इस पॉइंट पे ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, इस पॉइंट पे ये वाली, तो ऐसे अपने डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो अब बात आती है अपने डेरिवेशन पे, वहीं चलते हैं। तो देखो डेरिवेशन में, नाउ वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट ds, अपने ds है स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे। सो वी कैन एज्यूम दैट कंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कंडक्टर अपना क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट कौन सा है, AB जो स्मॉल एलिमेंट वाला पार्ट, और दूसरा रिमेनिंग ACB पार्ट। तो अब ACB और AB दोनों के कारण अपने को P1 और P2 पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब अपने क्या करेंगे, पहले AB पार्ट के कारण लिखेंगे। तो AB पार्ट के कारण इंटेंसिटी E1 ये वाली और इधर E1 ये वाली, आउटसाइड डायरेक्शन है तो अपने क्या लिखा, आउटसाइड डायरेक्शन लिखा, एक आउटवर्ड लिखा और एक की इनवर्ड डायरेक्शन लिखा। यहाँ E1 ही लिखना आप, यहाँ पे क्या लिखना, क्योंकि दोनों पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है तो यहाँ भी क्या आएगा E1 और यहाँ पे भी E1। बिल्कुल इसी तरह से CB पार्ट के कारण इंटेंसिटी ऑन P1 और P2 E2 और E2 हो जाएगी, क्योंकि देखो इसके कारण तो एक डायरेक्शन ऐसे आ रही थी और दूसरी डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, तो एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है, लेकिन इसके कारण आपकी P1 पर भी ये वाली डायरेक्शन आ रही थी और P2 पर भी आप ऊपर वाली डायरेक्शन लेते थे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आ रही है। अब देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी P1 पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो बताओ क्या होगी। P1 पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब दोनों पार्ट के कारण इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, दोनों पार्ट की इंटेंसिटी का सम करके उसको टोटल कंडक्टर वाली इंटेंसिटी के इक्वल रख दोगे। और इन साइड देखो दोनों इंटेंसिटी E1 और E2 की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो इन साइड वाली को भी आप क्या करोगे कि दोनों कंडक्टर, दोनों जो पार्ट है उसके कारण इंटेंसिटी के क्या कर दोगे, सेम रख दोगे आप इसे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो बात आती है नेक्स्ट, अपने यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो देखो इंटेंसिटी ऑन P1 पर जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी ड्यू टू AB प्लस ACB इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू होल कंडक्टर, क्योंकि AB और ACB पार्ट मिल के आपके होल कंडक्टर को फॉर्मेशन करते हैं। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EP1 आ जाएगा। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखो EP1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और ये EP2 आपको पता होना चाहिए। E1 और E2 इंटेंसिटी तो है, E1 इंटेंसिटी है AB पार्ट के कारण, E2 इंटेंसिटी है ACB पार्ट के कारण, और P1 और P2 इंटेंसिटी है पूरे कंडक्टर के कारण। तो दो पार्ट के मिला के देखो, दो पार्ट से कंडक्टर बनता है तो दो पार्ट की इंटेंसिटी मिला के तीसरे की इक्वल बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। और दूसरे में जब मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी P2 पर लिखूंगा तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू EP2। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि बोथ E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है जो आपका P2 पॉइंट है उस पर। ठीक है, P1 और P2 की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब EP2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 आपके पास वैल्यू जो है EP2 की, तो 0 लिख दी यहाँ पे। E1 माइनस E2 क्या आ गया, 0। तो E1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया E2 यहाँ से, और E1 इज इक्वल टू E2 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, यानी E1 की जगह आप E2 भी पुट कर सकते हो, तो इसमें पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 में जब आप E1 की जगह E2 पुट करोगे तो आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये 2 E2 आ जाएगा। तो E2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। समझ में आया। अब बात आती है कि ये इंटेंसिटी क्या है, ये इंटेंसिटी क्या है,
ये जो आपके पास E2 इंटेंसिटी आई है, ये इंटेंसिटी है कि आपका जो ACB वाला पार्ट है, ACB वाला पार्ट वो इस P1 पॉइंट पे क्या लगाता है, इतनी इंटेंसिटी रखता है। तो अब इस पॉइंट पे अगर इतनी इंटेंसिटी है तो अपने मान सकते हैं कि ये वाला जो DS एलिमेंट है इस पर भी इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये जो DS एलिमेंट है ना इसके बिल्कुल पास अपने पॉइंट लेते हैं। पॉइंट क्यों लेते हैं? क्योंकि अपनी इंटेंसिटी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, ना कि एलिमेंट पर। हाँ, अपने ये मान लेंगे कि जितनी इंटेंसिटी पॉइंट पे उतनी इंटेंसिटी की वैल्यू किस पे आ रही है, एलिमेंट पे आ रही है। तो अब अपने पास E2 की वैल्यू आ गई, तभी अपने E2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना। E1 की वैल्यू इस कारण नहीं कैलकुलेट की, क्योंकि अपने को निकालना था कि पूरा जो आपका रिमेनिंग कंडक्टर है उसके कारण उस एलिमेंट पर कितनी इंटेंसिटी आ रही है। तो इंटेंसिटी आ गई। अब बात आती है इंटेंसिटी के बाद फोर्स की। तो देखो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने, कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास E2 आ गई। अब सो इंटेंसिटी ड्यू टू ACB ऑन AB सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो कि अगर आपका जो AB पार्ट है, ये वाला AB पार्ट, इस पे अपने चार्ज एज्यूम कर लें भी, AB पार्ट जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है DS, इस पे जो चार्ज की वैल्यू है DQ है। तो अब इस पे इंटेंसिटी कितनी है, E2 आ रही है इंटेंसिटी। तो अब इस पे फोर्स कितना होगा भी, अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो आपके पास Q चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q चार्ज पड़ा हुआ है और आपको एक P पॉइंट गिवन है यहाँ पे, ठीक है, P पॉइंट गिवन है। तो आपको इस P पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देते हो। टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी फोर्स ऑन यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह देते हो। तो अब देखो कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इंटेंसिटी होगी, तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो तो E लगता है। अब अगर इसी पॉइंट पे मैं स्मॉल Q चार्ज रखूँ, यहाँ पे कितना रखूँ, स्मॉल Q, तो स्मॉल Q चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल टू QE। तो आपको हमेशा याद रखना है कि F इज इक्वल टू QE वाले फॉर्मूले में ये वाला जो चार्ज होता है, ये वाला चार्ज नहीं होता जिसके कारण आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो, जिसके ड्यू आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो। ये वाला चार्ज होता है कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है या चार्ज पर कितनी इंटेंसिटी आ रही है, वो वाले लिखते हो। यानी कि दूसरा चार्ज लेते हो आप, जिस चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालनी होती है वो चार्ज नहीं लेते आप। तो F इज इक्वल टू QE आ जाता है यहाँ पे। तो अब देखो अगर मान लो इस स्मॉल एलिमेंट पर DQ चार्ज और इंटेंसिटी E2 है, तो फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, E2 इंटू DQ हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। तो अब अपने फोर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं E2 इंटू DQ, क्योंकि F इज इक्वल टू QE होता है। अब आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे सिग्मा, तो सिग्मा है, यानी यूनिट जो एरिया उस पर चार्ज कितना है, सिग्मा है। तो अब अपने पास आपको चार्ज निकालना है DS एरिया पर, तो DS एरिया पर DQ चार्ज है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा DS। अब आपके पास E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, DQ की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये फोर्स किस पे आएगा, बाकी बचा हुआ ACB पार्ट जो AB पार्ट पर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स की वैल्यू आ गई। तो अब ये एलिमेंट पर फोर्स की वैल्यू आई है, तो एलिमेंट पर आ गई, तो पूरे टोटल आपको कंडक्टर पर निकालनी है, तो क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन कर देते हो। तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF कर दोगे आप, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS आ जाएगा। तो अब अपने पास इक्वेशन 6 है, वो वैल्यू आ गई, सॉरी इक्वेशन 5 लिख दी मैंने, यहाँ पे 6 आनी थी। इक्वेशन 6 इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी फोर्स की वैल्यू अपने पास ये आ गई है, ठीक है। कंडक्टर के जो सरफेस पे फोर्स है वो इतना लगता है। अब बात आती है प्रेशर की। तो प्रेशर की आपको देखो पता है कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स ऑन यूनिट एरिया। तो अब आपको पता है कि DS एरिया पर तो इतना फोर्स लग रहा है, तो यूनिट एरिया पर निकालना है, तो इसको क्या करोगे, DS से डिवाइड कर दोगे। जो ये वाला DS एरिया वाला फोर्स है इसको DS से डिवाइड कर दो, तो DS से DS कैंसिल, तो आपके पास फोर्स प्रेशर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा प्रेशर की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और दूसरा अपने एक फॉर्मूला और निकाल रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी। E की फॉर्म में प्रेशर की वैल्यू क्या आती है, तो E की फॉर्म में प्रेशर की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, कि आपको पता है कि इंटेंसिटी ड्यू टू टोटल कंडक्टर, यानी कि आपका जो कंडक्टर था आप इस P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी ले रहे हो, तो पूरे कंडक्टर के कारण इस P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही थी, तो उससे अपने सिग्मा की वैल्यू निकाले तो एप्सिलॉन नॉट E आएगी, और P की वैल्यू अगर अपने यहाँ पे निकालना चाहे तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और अपॉन 2 एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नोड से ये वाली पावर कैंसिल, तो हाफ एप्सिलॉन नोड ई स्क्वेयर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका भी इलेक्ट्रिक प्रेशर का टॉपिक और फोर्स का। आप इसको समझो भी कैसे अपने क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, कैसे प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं और किसके कारण निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है किसके कारण किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, वो आप इस वीडियो को 3-4 बार देखो। आपको मैं मिनिमम 3-4 बार कहता हूँ, फिर आपके समझ आएगा। ये वाला टॉपिक है थोड़ा सा हार्ड है, बच्चों को दिक्कत आती है इस टॉपिक में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की। आप एक एक पॉइंट मेरा नोट करते चलो, आपको गारंटी है समझ में आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, हैव ए नाइस डे और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें।